पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, कराची के हवाले से इंतहाई अहम मुलाकातों और मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कराची का दौरा करेंगे और इस हवाले से इतलात ये है कि एक पैकेज, बड़ा पैकेज कराची की रिहेबिलिटेशन के लिए अनाउंस करेंगे। लेकिन क्या कराची के मसाइल का हल, नए PC1, नए प्रोजेक्ट्स, इन तमाम चीज़ों से निकल आएगा? बड़े मशहूर कहा जाता है कि कुदरत के साथ, नेचर के साथ आप छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि अगर नेचर जब उस पर रिबाउंड करने पे आता है तो उसकी कॉस्ट जो है, उसकी कीमत इंसानों को अदा करनी पड़ती है। और कराची में एग्जैक्टली यही कुछ हुआ। और ये हुआ कैसे, इस हवाले से हमने बात की है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब ने। उन्होंने इंतहाई अहम चीज़ें बताई हैं। तो कराची के हवाले से जितने भी प्लान्स बन रहे हैं, जितने PC1 बन रहे हैं, अगर मलिक अमीन असलम साहब की उस बात को गौर से ना देखा गया और उस पर अमल ना किया गया तो शायद कराची के मसाइल का हल नहीं निकलेगा। और जिस तरह मुतअद्दिद PC1 बनते आए हैं, बिलियंस के प्रोजेक्ट्स बनते आए हैं, वो उसी तरह बनते रहेंगे और ये मसाइल अर्बन फ्लडिंग के जो हैं आइंदा आने वाले दिनों में, सालों में मज़ीद ख़राब होते जाएंगे। और कराची के लोग जो सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, चाहे वो कोई पोश इलाकों में रहने वाले हैं, चाहे गरीब इलाकों में रहने वाले हैं, डिस्टिंक्शन सबकी ख़त्म हो गया। और उसकी वजह क्या है कि सब के सब, हर तबका इसमें कराची की बर्बादी में बराबर का हिस्सेदार है। तो इस पर थोड़ी तफसील से बात करेंगे। कराची में जो नाले हैं उनकी क्या सूरत हाल है, उस हवाले से जो प्रोजेक्ट्स आए थे उस पर क्या कुछ कहानी हुई। साथ साथ नाज़रीन, आज की दूसरी अहम बड़ी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई, जहाँ मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म, नाअहल वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो कि इस वक्त उनकी पोजीशन जो है मुल्ज़िम है या मुजरिम है ये जान लेते हैं। लेकिन सवाल ये उठा कि अगर अदालत में आज पेश नहीं हुए तो क्या उन्हें मफरूर का स्टेटस दिया जाए। अदालत ने बड़े वाज़ेह तौर पे अपने इस ऑर्डर में लिखा है कि उन्हें अदालत के सामने सरेंडर करना है। तो अदालत के सामने अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो उनके इश्तिहारी और मफरूर होने की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है, जिसकी कि फिर सज़ा और बाकी मामलात अलग हैं। कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जब ये सारा मुकदमा बिल्डअप करना शुरू किया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो गए हैं, उनकी सेहत नासाज हो रही है, तो पूरा मीडिया में उस चीज़ को काफ़ी प्रोजेक्शन भी मिली। और बिलाखिर वफाकी काबीना ने एक फ़ैसला किया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, एक कन्विक्टेड मुजरिम को मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। 73 साल की पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले ऐसा एक कोई फैसला नहीं हुआ। गो कि बैरिस्टर फरोग नसीम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि उन्होंने बैरिस्टर शहजाद अकबर के साथ की थी, जब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने यह बात की कि ऐसी मिसाल नहीं हुआ, पहली दफ़ा कन्विक्टेड जा रहा है, तो पता नहीं कोई DCE ABC सुनाने की कोशिश की थी बैरिस्टर फरोग नसीम साहब ने। लेकिन वज़ीर आज़म की 17 अगस्त 2018 की फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट की तकरीर कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, जिस पे कि हुकूमत अब कहती है कि एम्बेरस भी है, हुकूमत को रिग्रेट्स भी हैं, शर्मिंदगी भी है। लेकिन मैं एक बात नाज़रीन आपको बता दूं कि इस पे ना कोई इंक्वायरी कमीशन बनेगा, ना इसकी कोई इंक्वायरी होगी। और अगर खुदा ना खास्ता गलती से सियासी माइलेज हासिल करने के लिए ऑर्डर हो भी गई तो वो कभी पब्लिक नहीं होगी, क्योंकि इसमें जिस तरह से ये सारी कार्रवाई डाली गई उसमें बहुत सारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं, बहुत सारे जो ट्रेसेस हैं, उससे पता ये लग रहा है कि ना सिर्फ पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत, बल्कि इंटरनेशनली और नेशनली बहुत सारे लोगों ने मिल के ये कार्रवाई डाली और अदालत के एक कन्विक्टेड मुजरिम को अदालती जुरिस्डिक्शन से मुल्क से बाहर पहुंचा दिया गया। इसी हवाले से आज के फैसले के हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने की। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ चंद सवालात की तरफ आऊँ और मजीद क्लैरिटी हासिल करें हुकूमती मौक़िफ़ के हवाले से, नाज़रीन, आज सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे मैंने लोगों से एक सवाल पूछा अदालती हुक्मनामा आने के बाद कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को सरेंडर करना चाहिए। और लोगों को मैंने 3 ऑप्शन दी कि क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन में किसी अस्पताल में एडमिट हो जाएंगे, क्या वापस आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सरेंडर करेंगे, या कि नए ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे। तो आप पाकिस्तानी अवाम जो ट्विटर पे है बहुत अक्लमंद हैं और उनमें से जो अक्सर है उनकी राय 60% से ज़्यादा
उन्होंने कहा कि जी मियाँ साहब कोई नया डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल करेंगे, नया ताखीरी हरबा इस्तेमाल करेंगे। अभी नए ताखीरी हरबे क्या हो सकते हैं, वो यकीनन उनके पास इतनी अच्छी वकला की टीम है, सियासी मुशीरान उनके पास एक लंबी फौज है, वो यकीनन उस पर बताएंगे। लेकिन दूसरे नंबर पर बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन 30% लोगों की राय ये थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब शायद लंदन के किसी अस्पताल में एडमिट हो जाएं, और तकरीबन 10% लोगों ने कहा कि नहीं जी मियाँ साहब हो सकता है कि आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर कर दें। तो ये तो अवामी राय पे एक पोल था जो 8 घंटे के दौरान राय सामने आई। उससे हमें अमूमी एक आइडिया मिलता है कि लोग सोच क्या रहे हैं, आपकी सोच इस हवाले से क्या है, और अब जब 9 या 10 तारीख आएगी तो उस वक्त आपकी जो राय है इसके हवाले से उसका मुआजना भी करेंगे कि सिचुएशन डेवलप कैसे होती है। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आज पेशी के लिए मरियम नवाज साहिबा, कैप्टन सफदर साहब एक जुलूस मरीज से जब निकले तो 12 कऊ और यहाँ तक आया कोई 500-600 लोग, हमने इतलात हैं, रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पे मौजूद थे। आज जब अदालत में इनकी पेशी हुई है तो मरियम नवाज और कैप्टन सफदर ये कोर्ट प्रोसीडिंग देखने आए हुए थे या बतौर मुल्ज़मान पेश हुए हैं? अच्छा, दो चीज़ें। एक तो शुक्रिया, वो जो आपने बाराको वाले इलाके की बात की, वहाँ पे इस्लामाबाद, चूँकि मैं यहाँ का बड़ा पुराना रहशी भी हूँ, बड़ा सीरियस मसला है। अगर आप कभी उस रोड पे जाएं तो बाराको में अगर एक गाड़ी भी खड़ी हो जाए तो 5 मिनट में ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है और 500-600 बंदा वहाँ ख़राब हो जाता है। तो इन्होंने ज़रूर वहाँ गाड़ी रोकी होगी और उस वजह से ये रुक गए होंगे, तो कोई रश पड़ गया। ये इसको पंजाबी या लाहौरी ज़ुबान में कहते हैं अक्स डालने के लिए। ये तो आज ऐसे आए हैं जैसे कि उम्रा हज करके आए हैं और इनको कोई वसूल करे। 2 मुजरिमान जो बेल के ऊपर थे वो आज मुजरिमान अपनी हेयरिंग के ऊपर गए जो उनकी अपील लगी हुई थी। और तीसरा जो इनके साथ मुजरिमान, मरियम नवाज बतौर मुजरिम पेश हुई है अदालत में हाजिरी लगवाने के लिए। जी देखिए, जब आप कॉन्विक्ट हैं, और कॉन्विक्ट जो है उसको मुजरिम कहते हैं, सज़ा याफ्ता मुजरिम कहते हैं, और कॉन्विक्ट जब बेल पे होता है और उसकी जब बेल पटिशन लगती है, अगर तो जेल में हो तो वो उसके वकील पेश होते हैं, और अगर वो बेल पे होगा तो हर पेशी पे उसको पेश होना होता है। वो असलतन होता है, वकालतन नहीं होता। आज इनकी तरफ से नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त डाली गई थी उनकी पर्सनल एग्जाम्शन की, जिसकी कोई कानून में गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए हाई कोर्ट ने आज सबसे पहले यही चीज़ क्लैरिफाई की कि अव्वल तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन दे ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप देखिए, इसमें मैं एक बड़ा फ़र्क वाज़े करना चाहता हूँ। जिस चीज़ की तरफ अदालत ने इशारा किया और इनको बड़ी ग्रेस दिखाते हुए 9 दिन का 10 दिन की मोहलत दी है कि आप अपने आप को सरेंडर कर दें, वो तो है एक लीगल प्रोसेस है। जब कोई बंदा भाग जाता है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन से भाग जाए या अपना सेंटेंस सर्व करने से भाग जाए, उसके अंदर CRPC की 87-88 की कार्रवाई है, वो एक कार्रवाई चलती है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेंस कि आप मुजरिम हैं, सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। आपकी बेल, जिसके ऊपर अगर आपको कोई इब्हाम था, आप बेल पे नहीं हैं। आज शायद उनके वकील ने भी किसी, बिल्कुल ये सवाल भी हुआ और गालिबन जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि नवाज शरीफ की लीगल पोजीशन क्या है, तो जिस पे ख्वाजा हारिस ने बताया कि नवाज शरीफ इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर हैं, और साथ फिर सवालात किए गए कि ज़मानत पर है या नहीं। जब अदालत ने ये सवाल पूछा तो बताया गया कि जी पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी है, तो इससे अब लीगल पोजीशन जो है वो वापस उनकी जी अर्शद यहाँ पे मुजरिम वाली है, जो कि अदालत की जुरिसडिक्शन से बाहर है। इतना सिंपल चीज़ नहीं है ये। बेसिकली जो 2 चीज़ें हैं, एक तो इनकी जो बेल हुई और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुआ, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी सेहत की बुनियाद के ऊपर 8 हफ्तों के लिए किया था, और उसके ऊपर ये साथ लिख दिया था कि अगर आपको फर्दर इसमें एक्सटेंशन चाहिए फॉर एनी ग्राउंड, जिसके ऊपर आपको दी गई ना मेडिकल ग्राउंड, तो आप इसकी एक्सटेंशन के लिए पहले पंजाब हुकूमत से रब्ता करेंगे और उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि ये जो जहाँ आप सेंटेंस सर्व कर रहे होते हैं ये उनकी स्वाबदीद में आता है। आप इस वक्त सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, आप अगर सज़ा नहीं मिली हुई तो फिर तो अदालत की बात आती है। उसके अंदर उन्होंने कानून का हवाला भी दिया था। उसके तहत इन्होंने जब पंजाब गवर्नमेंट के सामने अप्लाई किया, उस एप्लीकेशन के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया था। उस मेडिकल बोर्ड ने इनसे 12 इनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स प्लस जो ट्रीटमेंट हुई है वो चीज़ें मांगी थी, उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, मेडिकल बोर्ड में इनके वही जो पुराने डॉक्टर हैं अदनान साहब, उनको भी शामिल किया गया था। जो इन्होंने इलाज के ऊपर तो एक टीका भी इनको नहीं लगा, उसका तो ये कोई सबूत फ्राहम नहीं कर सके, ये मेडिकल बोर्ड ने अपने उस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है। उसके बाद इन्हें 3 पर्सनल हेयरिंग्स दी गई, इनके वकला को और डॉक्टर को भी, जो कि होम सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी बनी थी जिसने इनके केस को सुनना था।
उसमें शायद लॉ मिनिस्टर भी थे पंजाब के। उन्होंने इनको 3 हेयरिंग दी, अगर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो ये फरवरी 2020 की बात है। 3 कंसेक्टिव हेयरिंग्स हुई जिसमें इन्होंने मांगा भी, टाइम भी मांगा, इनको फर्दर टाइम दिया गया। ये सेटिस्फाई नहीं कर सके, इनकी बेल जो थी वो रिजेक्ट, एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। एक रिटन ऑर्डर पास किया गया। रिटन ऑर्डर पास बिल्कुल, ये अदालती हुक्मनामे में भी है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय इट्स डिसीजन डेटेड 27 फरवरी 2020 डिड नॉट एक्सटेंड द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ऑफ द अपेलेंट एंड एज सच द सस्पेंशन एंड बेल ऑफ द अपेलेंट लैप्स्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त आपकी बेल ख़त्म हो गई और आपकी बेल एग्जिस्ट नहीं करती तो आप उस वक्त मफरूर हैं, आप एब्सकॉन्डर हैं। अब वो सीआरपीसी की जो एब्सकॉन्डर की कार्रवाई है वो तो अदालत अगर ये 10 तारीख को नहीं आते तो वो उसकी कार्रवाई अलग होगी, लेकिन उसकी सज़ा भी अलग है। उसकी सज़ा भी अलग है। और ये ही देखें, अगर आप नहीं आते तो यू हैव सरेंडर्ड योर राइट टू अपील। आप अपील नहीं आपकी सुनी जा सकती अगर आप कानून से भगोड़े हैं तो ये एक बड़े सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं इनके लिए। तो उस सिलसिले में इनको या तो वापस आना पड़ेगा या अपनी अपील्स को फॉरगिव करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बड़ा सिंपल सा रूल है कि आप अनलेस कोर्ट इनको परमिशन दे दे। लेकिन कोर्ट ने आज एक बड़ी जो टू द पॉइंट बात की है, बड़ा मुख्तसर फैसला है लेकिन बड़ा जामे फैसला है। कोर्ट ने ये कहा है कि आपको जो 2 केसों के अंदर आपको बेल दी गई थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी। लेकिन आप उस ऑर्डर के बाद जब आपने मुल्क छोड़ा और आपका ईसीएल से नाम निकला, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म सिर्फ उस हद तक है, वो 199 में है। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद योर क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोसेस। आपने इस अदालत को ना इन्फॉर्म किया, ना इस अदालत से इजाज़त ली। ये साफ अपने फैसले में उन्होंने लिखा हुआ है। तो बिल्कुल, इट इज नॉट आउट ऑफ प्लेस टू ऑब्जर्व दैट द appellant did not inform the court when he proceeded abroad or his name was removed from the exit control list. Moreover, the order passed by the Honorable Lahore High Court by removing the name of the appellant from exit control list or permitting the appellant to travel abroad has no bearing on the suspension order as the appeal is being heard by this court. जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है। आप अगर लाहौर हाई कोर्ट से ईसीएल से नाम रिमूव करवा के भी चले गए हैं, बाहर चले गए हैं, उसका आपकी जो बेल की टर्म्स हैं उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपके पास मुल्क के माया नाज वकील थे, लेकिन इसके बावजूद आपने ये गवारा नहीं समझा कि इस अदालत को इन्फॉर्म कर दें। और उसके बाद आपकी एब्सकॉन्डेंस को भी इस वक्त अगर देखा जाए तो ये साल के करीब अरसा होने वाला है। मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर दिल राजा ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का लफ्ज सुनते ही कहा कि मुशीर दाखिला साहब उस सब कमेटी के आप खुद मेंबर थे जिन्होंने नाम हटाया था, क्या ऐसे ही है? देखिए, हमने जो नाम हटाया था वो नाम लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हटाया गया था, और उस नाम हटाने के ऊपर जो गवर्नमेंट ने अपनी स्वाबदीद इस्तेमाल की थी वो एक कंडीशनल थी। और नाम हटाने के ऊपर आपको अगर याद हो तो हमने जो कंडीशन आयद की थी, इन्होंने वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं की। उसी के ऊपर ये लाहौर हाई कोर्ट में गए और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इनको अलाउ किया था पर्सनल बॉन्ड और एश्योरेंस के ऊपर मुल्क से निकलने के लिए। अगर देखिए, अगर हमारे जो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने इनको इजाज़त दी थी, उसके साथ एक मंसूब था कि उन्होंने कुछ अंडरटेकिंग्स देनी थी जो लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने चैलेंज की थी, और लाहौर हाई कोर्ट ने फिर इनको इजाज़त दी थी पर्सनल एश्योरेंस के ऊपर, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने दी थी। और अगर ये नहीं आते और पर्सनल एश्योरेंस जो शहबाज शरीफ साहब ने दी हुई है 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, उसमें क्या हो सकता है उनके खिलाफ? उसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई कि अगर ये ना आए तो शहबाज शरीफ के ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो बड़ी सादा सी कागज़ पे है और कॉन्सिक्वेंसेज तो कुछ नहीं। लेकिन पर्सनल ये वो उसमें 50 रुपए की अंडरटेकिंग तो जो है ना, वो तो मालियत है उस स्टाम्प पेपर की। उसके ऊपर ये नहीं है कि मैं 50 रुपये अदा करूँगा, वो शख्सी ज़मानत है। शख्सी ज़मानत का कॉन्सेप्ट ये होता है कि या तो मैं आपको वो शख्स प्रोड्यूस करूँगा या मैं अपने आप को हवाला कानून करूँगा। तो कानूनी पोजीशन तो ये है। अब अपने आप को कैसे कर सकते हैं शहबाज शरीफ हवाले? देखिए, नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ कैसे हवाले हो सकते? शख्सी ज़मानत का कॉन्सेप्ट तो यही है। अब ये सवाल अदालत के सामने ज़रूर आएगा कि एक शख्सी ज़मानत के ऊपर उनको भेजा गया है, तो अब शख्सी ज़मानत के ऊपर अगर वो नहीं आते तो उसको किस तरह से इन्फोर्स किया जाएगा? ये जो शख्सी ज़मानत इन्होंने अदालत को दिया या पंजाब हुकूमत को दी? अदालत को दी थी, लाहौर हाई कोर्ट। पंजाब हुकूमत जिसने 27 फरवरी को रिजेक्ट कर दिया था उनकी फर्दर और सारी कार्रवाई जो अदालती फैसले में भी है, पंजाब हुकूमत ने कोई कार्रवाई की इस हवाले से? शख्सी ज़मानत जो शख्सी ज़मानत पंजाब हुकूमत को नहीं, लाहौर हाई कोर्ट को दी हुई थी। उसको कुछ कहा गया कि अब ये ज़मानत पंजाब गवर्नमेंट ने जो इसकी ज़मानत इनकैश करवाने का कोई सिलसिला नहीं, इनकैश तो शख्सी ज़मानत तो दूसरी आ जाती है। लेकिन लाहौर इस्लाम पंजाब के बाद भी काम हुआ है। पंजाब गवर्नमेंट ने इनके एक स्टेटस के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट को भी लिखा और फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की
कि इसको जो बरतानिया में जहाँ नवाज शरीफ साहब मुकीम हैं उधर तक ये इनके ऑर्डर्स भी पहुँचाए जाएँ और साथ साथ इनको वापस लाने के लिए भी लिखा जाए। और उसके बाद दो कम्युनिकेशंस हुई हैं बरतानवी हुकूमत के साथ भी, जिसमें इन राइटिंग उनको पहले जब ये गए थे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन से इन्फॉर्म किया गया, और जब इनकी ज़मानत ख़त्म हो गई तो उसके अंदर भी इन राइटिंग हमने डिमांड की कि इनको, क्योंकि देखिए नवाज शरीफ का स्टेटस वहाँ पे एक विज़िटर के तौर पे है। ये बड़ा स्टेटेड लॉ है कि विज़िटर की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अगर उसकी बेल कैंसिल हो चुकी है तो वो वहाँ नहीं रह सकते थे, लेकिन फिर कोविड की वजह से जो वहाँ पे एक जनरल एक्सटेंशन दी गई थी वीज़ाज़ के अंदर, उसका भी इतलाक़ हुआ होगा। लेकिन इनकी जो रिटर्न है उसको लेके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया। मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं यहाँ बैठ के ना तालियां बजाऊं और पंजाब हुकूमत की को दाद दूं, लेकिन वो प्राइवेटली बाहर निकल के मैं बाकायदा तौर पे आपके सामने मुजाहरा भी करूंगा उसका। पंजाब हुकूमत, ये तो वो बात नहीं होगी कि गोंगलों से मिट्टी झाड़ी है, वो लंदन तक आपको अप्रोच कर लिया कि जी आप वहाँ से ये कार्रवाई करें। सीधा सीधा लाहौर हाई कोर्ट को बताना था कि जी ये 27 फरवरी 2020 ये इन्होंने जमानत दी थी, हमने ये रिवोक कर दी है, और ये ऑर्डर में लिखा हुआ है कि एक्सटेंड नहीं की पंजाब हुकूमत ने। पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं की। लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर ये बेसिकली कंटेम्प्ट का मामला भी बन सकता है, क्योंकि मूव किया कुछ वहाँ पे एडवोकेट जनरल ने, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये मूव किया जा सकता है। इसके ऊपर वफाकी काबीना में भी बात हुई है कि इसके ऊपर जो मुतलका इदारे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक इशू ये भी है कि ये असल में किस डिपार्टमेंट के कन्विक्टेड हैं। नैब के हैं, नैब ही इसके अंदर प्राइमरी इदारा है। ये तो चूँकि आपके जेल में पंजाब गवर्नमेंट की जेल में रह रहे हैं तो उनका जो इंतज़ाम व इंसराम होता है एक सेंटेंस्ड प्रिजनर का, उसके ऊपर होता है। इसके ऊपर नैब से भी रिक्वेस्ट की गई है कि वो एक्स्ट्राडिशन की कार्रवाई भी शुरू करें, बिकॉज ऑफ कोर्स उनको वापस लाने के लिए तो एक्स्ट्राडिशन का ही प्रोसेस है। आपने बहुत अच्छी बात की कि मुलजिम किसका, मुजरिम किसकी कस्टडी में था। पंजाब हुकूमत अडियाला जेल जुरिस्डिक्शन उनकी आती है, कोट लखपत जेल में, अडियाला जेल ग्राउंड पे इनको होम, चलें कोट लखपत हो गया, ये हो गया जुरिस्डिक्शन पंजाब हुकूमत की। एक कन्विक्टेड शख्स जो अदालत ने एग्जीक्यूटिव के हवाले किया कन्विक्ट करके कि जी इसने सज़ा पूरी करनी है, और जुरिस्डिक्शन से जब बाहर, अदालती जुरिस्डिक्शन से सब ने मिलकर उन्हें बाहर निकाला, एग्जीक्यूटिव और दीगर तमाम इंटरनेशनल नेशनल तमाम कुव्वतों ने मिलकर, और उसके बाद जो चीज़ें पूरी करनी थी, अप्रोच करना था और मुलजिम को अदालती जुरिस्डिक्शन में लाना था, वो कोई कार्रवाई नहीं की। लंदन तक मारते मारते पहुंच गए, खत लिखते लिखते। लेकिन दो चीज़ें हैं अर्शद, एक तो ये है कि एक प्रोसीडिंग है कंटेम्प्ट की, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो सकती है। कंटेम्प्ट बेसिकली जो है वो ऑफेंस है अदालत के ख़िलाफ़। दूसरा जो प्रोसीजर है उसको वापस लाने का नवाज शरीफ का, तो उसके लिए ये जो कार्रवाई अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट करने जा रही है बड़ी ज़रूरी है एब्सकॉन्डर की, क्योंकि अगर वो 10 तारीख को नहीं आते और एब्सकॉन्डर का डिक्लेरेशन भी चाहिए होगा एक्स्ट्राडिशन के लिए, तो वो फिर एक्स्ट्राडिशन का एक प्रोसेस है जो उसको फॉलो करना होगा। निस्बतन आसान होगा, टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर होता है, बिकॉज एक कन्विक्टेड पर्सन की जो स्टेटस है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम एक जो अभी जिसकी प्रोसिक्यूशन होनी है, जो एक अक्यूज़ पर्सन है। तो उस सिलसिले में अब ये वाली जो कार्रवाई है, जो इसमें दोबारा प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी नैब होगी, बिकॉज जो अपील भी है, अपील उसमें इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ जो पाकिस्तान है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो अब पार्टी इसलिए बनी है कि आज उनको नोटिस सर्व किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। तो अब 10 तारीख जो होगी उससे पहले अगर ये मियाँ साहब वापस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इनको कोट लखपत भेज दिया जाएगा। अगर वो नहीं आते तो फिर उसके बाद जो भी फेडरल गवर्नमेंट का वहाँ पे स्टांस होगा वो भी पेश कर दिया जाएगा। अभी तक जितने एक्शंस लिए गए हैं वो भी बता दिए जाएंगे, और फर्दर जो अदालत का हुक्म होगा उसके ऊपर भी उसी पैराए में अमल होगा। और नाज़रीन, आपने वज़ीर आज़म को कई दफ़ा होगा क्या अक्सर ख्वाजा आसिफ साहब की फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे एक स्पीच का हवाला देते, और मियाँ साहब रहन दो, लोग की भूल जाएंगे, मियाँ साहब छोड़ दे, लोग कुछ अरसे में भूल जाएंगे। जो कुछ आज हम इस केस में नाज़रीन देख रहे हैं ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। जब जनरल मुशर्रफ के साथ मुआहदा किया गया था, उसे अंडर द रैप्स कई साल रखा गया, और उस वक्त भी चंद बादशाह इस सारे केस में सिफारशी बने थे। उस वक्त इंटेलिजेंस चीज़ भी आए थे कुछ ममालिक के, और फिर वो मियाँ साहब को एक जहाज़ में बिठा के ले गए थे। कुछ हुकूमत से वाबस्ता लोग पहले से बता रहे थे कि एक जहाज़ आएगा और मियाँ साहब चले जाएंगे। फिर हमें यह भी पता लगा कि एक बादशाह ने
वज़ीर आज़म को फ़ोन भी किया। और बादशाह कौन था ये आपके लिए वज़ीर आज़म से मैंने पूछा भी, उन्होंने कहा कि हमारे ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं, तो नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन आपके लिए इसका अंदाज़ा लगाना नाज़रीन कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जाने के हवाले से आपके अपने डॉक्टर सर्विसेज हॉस्पिटल का बोर्ड है, जो सरकारी डॉक्टर, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी और मियां साहब का अपना जो प्राइवेट बोर्ड बना है उन्होंने दिए जो अवेलेबल ऑप्शंस थी इलाज की भी वो कर ली है। अब उनको किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर में जाना चाहिए जहां उनका डायग्नोसिस हो सके कि अचानक इस तरह से प्लेटलेट्स के ड्रॉप करने की वजह क्या है। जिंदगी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। अगर मियां साहब को बाहर जाना पड़ता है तो उनको जरूर जाना चाहिए। उनकी जिंदगी इस वक्त बहुत जरूरी है। ये मियां नवाज शरीफ और डॉक्टर्स का अपना फैसला है, शरीफ खानदान का फैसला है कि उनकी जो इस वक्त कंडीशन है बहुत क्रिटिकल है। सरकारी बोर्ड कह चुका है हम रिस्क नहीं लेंगे और हम किसी किस्म का कोई यहाँ रिस्क नहीं ले सकते। सरकारी वजीर कह चुके हैं, एक तरफ एतराफ़ करते हैं, दूसरी तरफ बदनीयती के साथ, रियाकारी के साथ उनके बाहर जाने, फौरी इलाज में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। नवाज शरीफ मौत और हयात की जंग लड़ रहा है और आज से नहीं पिछले कई माह से उसकी सेहत के मुतल्लक जो है बार बार उसके डॉक्टर्स जो है वार्निंग दे रहे हैं। मेरे सामने डॉक्टर्स ने उसको कहा कि हमने जितना इलाज हम कर सकते थे हमने किया है। मेरे सामने उन्होंने कहा कि आप लंदन में इलाज कराना चाहते हैं, लंदन कराने का हम चाहते हैं कि आप बोस्टन में जाके मैस जनरल हॉस्पिटल में कराएं। ये हम जामन बैठे हुए हैं, ये उसके वर्कर, ये मैंने हम जामन बैठे हुए हैं नवाज शरीफ वापस आएगा। मैंने आज से 2 महीने पहले कहा था नवाज शरीफ वापस आएगा। किस वजह से प्लेटलेट्स बनते हैं गिरते हैं, बनते हैं गिरते हैं, वो अभी तक उसकी शनाख्त नहीं हो सकी, डायग्नोज नहीं हो सका और उसके लिए भी बाहर जाकर उनको ये डायग्नोज वो कराना होगा। नवाज शरीफ की सेहत को शटल कॉक बना दिया गया कि एक शख्स जो कि शदीद बीमार है उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो 16,000 पे आ गए हैं, 15,000 पे, और अगले दिन तेजी से गिरा और 2,000 पे आ गया। कराची से डॉक्टर शमसी को हमने नहीं, हुकूमत ने बुलाया, हुकूमत पंजाब ने, और वो आए और इस बोर्ड ने लिख कर दे दिया कि नवाज शरीफ की जो सूरत हाल है कि इनको फिलफौर बाहर जाना चाहिए और बाहर से इलाज करवाएं, चाहे यूरोप से या अमेरिका, बोस्टन से। मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ना करे कुछ हुआ, मैं इमरान खान नियाजी आपको जिम्मेदार ठहराऊंगा। जो डिले आप कर रहे हैं जानबूझकर, इसकी जिम्मेदारी इमरान खान किसी के ऊपर नहीं होगी, आपके ऊपर, आपकी हुकूमत के ऊपर होगी। इमरान खान न्याजी जिम्मेदार मैं आपको ठहराऊंगा, ये जिम्मेदारी आप पे होगी जो डिले। तो बैरिस्टर साहब अब जो डिले हो रहा है और मियां साहब नहीं आ रहे और अदालत कह रही है कि सरेंडर कर, अब ये जिम्मेदारी किस पे डालेंगे आप? देखिए, जिम्मेदारी तो उस शख्स के ऊपर पड़ेगी जो उंगलियां करके इस वक्त दिखा रहे हैं और जिन्होंने पर्सनल अंडरटेकिंग दी थी। अब देखिए अरशद, यहाँ पे एक और भी बड़ी चीज़ की ज़रूरत है। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब अगर हम लॉ को इन्फोर्स करने जाते हैं तो ये फिर इस तरह के हमारे ऊपर तानेसाजी की जाती है कि जैसे हम कोई पर्सनल वेंडेटा दिखा रहे हैं। जब इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें सामने आई और जिस तरह का ये केस प्लीड किया गया और जो चीज़ रखी गई जिसकी वजह से जो किया गया वो एक बेसिक ह्यूमन कंपैशन था, जिसके ऊपर बिल्कुल ये कहा गया और पर्सनल अश्योरेंसेस दी गई कि जी वो करेंगे, इलाज करके वापस आएंगे। एक कंपैशन को मेरा ख्याल है, और मैं वो दोहराना नहीं चाहता, आपके प्रोग्राम, आपके एक चैनल के शो के ऊपर चंद साहब ने बहुत एक अच्छी बात कर दी थी, बात इतनी शायद साफ़ सुथरी नहीं थी, लेकिन असल में तो ये एक मजाक उड़ाने की बात है ना हमारे एक निज़ाम की। वो किसी इदारे की बात नहीं है, अदलिया की बात नहीं है, प्रोसिक्यूशन की बात नहीं है, ये पूरे एक निज़ाम का मजाक उड़ाया गया कि आप जब जुर्म करें, जब पकड़े जाएँ, जब सज़ा मिले, फिर आप इस तरीके से कोई ना कोई फ्रॉड लगा के आप बाहर चले जाएँ और बाद में आप फिर इस तरह से बैठे रहें कि जी। अब आज भी देख लीजिए कि अदालत जाने से पहले 600 लोगों का मजमा लगा के एक मुजरमा ये कहती है कि जी जब ठीक हो गए तो आ जाएंगे। तो इससे बड़ा निज़ाम का मजाक क्या होगा? निज़ाम अदल का मजाक है ना। एक और नई टेक्टिक देख रहे हैं कि नैब में पेशी के वक्त मजमा इकट्ठा कर लो, अदालत में आपने आना है तो फिर भी मजमा लगा लो। तो ये क्या टेक्टिक है? ये प्रेशराइज करने की कोई कोशिश है, कोई स्ट्रीट फोर्स दिखाने की, स्ट्रीट पावर दिखाने की कोशिश है? और इससे क्या हमारे अदालतें जो हैं उन पे कोई प्रेशर डलता है या इदारों पे डलता है कोई प्रेशर के और वो एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं जी ये एक इमर्जिंग फोर्स है और इसको हमें छोड़ना पड़ेगा? देखिए, ये तो 90 की दहाई से इनका यही तरीका रहा है कि अपने गल्लू बट्टों के साथ ये इदारों के ऊपर चढ़ाई कर दौड़ते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या नैब हो। तो ये बार बार कर चुके हैं। आज भी मैं समझता हूँ एक छोटी सी कोशिश की गई है कि जो 200-400 लोग इकट्ठे हुए हैं उनके साथ ऐसे आए अदालत में कि जैसे कोई बहुत बड़ा मजहबी फरीज़ा अदा करके आ रहे हैं वापस।
लेकिन अब ये जैसे आपने कहा कि पोस्ट 2007 अब जो दलिया है, मीडिया आज़ाद है, वो सूरत हाल नहीं है, वो चीज़ों को देख सकते हैं, बेहतर तनाजुर में देख सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको हुक्म किया है वो बड़ा टू द पॉइंट, अगेन अदालत ने कंपैशन दिखाई है, वही कंपैशन दिखाई है जो हुकूमत ने भी दिखाई थी कि अभी भी आपको टाइम दिया जाता है, वरना एक आम मुजरिम होता तो उसने कहा था जी हम तो आपकी पिटीशन सुनते नहीं है, इनको जी डिक्लेयर करें एब्सकॉन्डर। लेकिन फिर भी आज कंपैशन दिखाया गया है कि वुल्का साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है। अब उस जैसा शख्स अगर अदालत का मजाक उड़ा रहा है, निज़ाम का मजाक उड़ा रहा है और वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे बैठ के कॉफ़ीज़ इंजॉय कर रहा है, आज तक उसने एक टीका तक नहीं लगवाया वहाँ पे बरतानिया में, और एक अभी जो उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट बोंडा सा सबमिट करवाया है जिसमें ये है कि अगर इनका इलाज होना ज़रूरी है, ऑपरेशन होना ज़रूरी है, अगर इनका ऑपरेशन हुआ तो इनको कोविड हो जाएगा और कोविड हो गया तो इनकी, मतलब ये किस किस्म की मजाक है और किस किस्म के डॉक्टर से ये सर्टिफिकेट लेके आते हैं। अब तो हमारा तो यकीन ही उठता ही जा रहा है इन सर्टिफिकेटों के ऊपर से। और ये इसी तरह चलता रहेगा या अब आप देख रहे हैं कि जो आज इस इतना बड़ा ऑर्डर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया कि सरेंडर करें, और अगर ये सरेंडर नहीं करते तो फिर इनके अरेस्ट वारंट्स भी इशू हो सकते हैं? बिल्कुल, वो तो फिर अगर सरेंडर नहीं करते तो इनके तो जो एब्सकॉन्डर की कार्रवाई है, अरेस्ट वारंट्स हैं। ऑफ कोर्स जब अदालत का हुक्म आ जाएगा तो जो गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट है बरतानवी हुकूमत से, उसका स्टेटस भी बड़ा चेंज हो जाएगा। बिकॉज अरशद आप एक बात जहन में रखिएगा कि जब हुकूमत किसी चीज़ को परसू करती है तो हमारे ऊपर बाहर के मुल्कों में सबसे बड़ा इनका जो डिफेंस होता है वो परसिक्यूशन का होता है कि जी हमें कोई विक्टिमाइज किया जा रहा है, विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। अब अगर अदालत भी यही चीज़ कह रही है, जो हमारा भी स्टांस है, तो फिर हमारी जो एक रिक्वेस्ट होगी। वेलकम बैक नाजरीन। कराची के इस वक्त जो हालात हैं उसमें वफाकी सतह पे भी मीटिंग्स हो रही हैं, सूबाई सतह पे भी मीटिंग्स हो रही हैं, पिंडी में भी इस हवाले से तशवीश पाई जाती है। पिंडी के कुछ मेहमान आज मेरी इतला के मुताबिक कराची पहुंचे हुए और कल उन्होंने चंद अहम मुलाकातें करनी है। अब ये कौन से मेहमान हैं ये तो गालिबन हमें कल ही इस बारे में सही तरह से आगाही होगी। लेकिन जो मामलात हुए उसकी वजह क्या है? बरसा बरस की कोताहियाँ, क्या वो इसकी वजह है? एक कराची के नालों के हवाले से उस पर इंक्रोचमेंट्स कितनी है, तजावुजात कितनी है, इस हवाले से भी एक रिपोर्ट बनी थी, सिंध हुकूमत के पास पेश की गई। फिर आप जब वादे देखते हैं 2018 में, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, चाहे सूबाई हुकूमत हो, चाहे वफाकी हुकूमत हो, चाहे उनके इत्तेहादी हो, हर किसी ने कराची के हवाले से वादे तो बहुत किए, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो हालिया बारिशों में हमें पता लगा कि वो सब सिर्फ वादे ही थे। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सूबाई वजीर तालीम और लेबर सईद गनी साहब मौजूद हैं। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। कराची के हवाले से वादे सब ने किए लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। क्या सिंध हुकूमत को ये रिपोर्ट मिल चुकी है कि कितने नाले हैं और किस किस नाले पे कितने तजावुजात हैं? 30 नालों पे तजावुजात 80%, क्या ये बात सही है? नहीं, देखिए, ये इस तरह कहना कि 80% 30 नालों पे तो शायद दुरुस्त बात नहीं होगी। लेकिन कराची में 38 बड़े नाले हैं और 500 से ज़ायद जो हैं वो छोटे नाले हैं। अब मुख्तलिफ तरह की इंक्रोचमेंट्स हैं, छोटे नालों पर भी हैं और बड़े नालों पर भी हैं। लेकिन पहले फेज़ में ज़ाहिर है कि जो बड़े नाले हैं वहाँ से ये इंक्रोचमेंट रिमूव करने का काम शुरू होगा। लेकिन ये एग्जैक्टली कहना कि चूँकि वो जब आप शुरू करते हैं ना किसी एक जगह से नाला, लेट से अगर नाला कोई 10 किलोमीटर का है तो किसी जगह पे हो सकता है कि उस नाले पे इंक्रोचमेंट ज्यादा हो और कोई एक मकाम ऐसा भी हो जहाँ पे बिल्कुल भी उसके इंक्रोचमेंट ना हो और उसकी जो ओरिजिनल विड्थ है उसके मुताबिक वो मौजूद हो। तो बहरहाल तफसीलात हमारे पास हैं और ये मुख्तलिफ अदवार में इसके ऊपर काम हुआ है। और पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत में हमने गुज्जर नाले से भी, महमूदाबाद नाले से भी काफ़ी इंक्रोचमेंट से रिमूव भी की और वो उन दोनों प्रोजेक्ट्स पे हम काम भी कर रहे हैं जिसमें नाले को भी रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं और उसके साथ दोनों तरफ उसकी सड़कें बनाने का काम जो है वो इस वक्त भी स्कीम्स जारी हैं। तो वहाँ से इंक्रोचमेंट हमने रिमूव भी की थी और वो काम ये चलता रहता है। और इस मरतबा चूंकि ये अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हो गई हैं, ज़्यादा मसाइल सामने आए हैं, तो ये एनडीएमए के थ्रू जो है वो ज़्यादा भरपूर तरीके से ऑपरेशन होगा इंक्रोचमेंट को रिमूव करने का। तो तजावुजात जो हैं वो हटाए कैसे जाएंगे? इस पे केएमसी के महकमा आबपाशी ने सिंध हुकूमत 2 साल पहले ये स्टडी हुई थी, 3 तश्कील दी गई थी और रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने पड़ी है जिसमें सोल्जर बाजार नाला, फ्रेर नाला, चकोरा नाला, मुश्का नाला, मंजूर कॉलोनी नाला, कलरी नाला, ग्लास टावर नाला, 30 के करीब नाम दिए हुए और इसमें बताया गया है कहाँ 30% से लेके मुख्तलिफ जो तजावुजात है 80% है, 30% से लेके 80% तक तजावुजात हैं। और जो आप कह रहे हैं कि जी सफाई की गई है वहाँ पे तजावुजात हटते हैं
और दोबारा आ जाते हैं, तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है सईद गनी साहब? नहीं, मैंने आपको ये बताया कि जिसको मंजूर कॉलोनी नाला कहते हैं, उसको नॉर्मली महमूदाबाद नाला भी कहते हैं, वो एक ही इलाके से गुजरता है। उस नाले को ठीक करने के लिए हमारी एडीपी की 2 स्कीम्स है, गुजर नाले की स्कीम भी है, महमूदाबाद नाले की स्कीम भी है। उन पर काम हो रहा है, तो वहां हमने इंक्रोचमेंट से रिमूव करके वो दोबारा इंक्रोचमेंट्स नहीं हुई है, और उनके बराबर में सड़क बनाने का काम भी हो रहा है, नाले को ठीक करने का काम भी हो रहा है। लेकिन यही काम तमाम बड़े नालों के साथ हमने करना है। एक तो नालों की सफाई होगी प्रॉपर, फिर उसके पैरेलल जो है वो दोनों तरफ सड़कें बनेगी ताकि इंक्रोचमेंट जो है वो नालों के ऊपर ना आए। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन है, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा काम है, इस पर ये काम पहले से चल रहा है। तो मैं आपको जो बता रहा था कि इंक्रोचमेंट्स हमने रिमूव की हैं, और जहां से हमने रिमूव की थी वहां तो नहीं बढ़ी, लेकिन जाहिर है ये चूंकि बहुत तवील नाले हैं, कोई छोटे नहीं है, तो आपको बाज़ जगहों पे अंदाजा नहीं होता, वो इंक्रोचमेंट कभी बढ़ भी जाती है, कहीं कम हो जाती है, चलता रहता है काम। अच्छा मिनिस्टर साहब, इसके लिए यकीनन फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होगी। सिंध हुकूमत ने कोई बजट एलोकेशन की है नालों की सफाई के लिए? क्योंकि मैं देख रहा था कि PC1 तो काफ़ी अरसे से बनते हैं और करोड़ों रुपए इस काम के लिए माजी में एलोकेट भी होते रहे, तो वो सिर्फ कागजात की हद तक PC1 थे और एलोकेशंस कागजात की हद तक थी, या ग्राउंड पे भी उस हवाले से काम हुआ था? देखिए, पिछले बरसों में सिंध हुकूमत ने KMC को कुछ पैसे दिए थे नालों की सफाई की मद में। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, और ये बात अब NDMA को भी समझ में आई है, उनके चेयरमैन साहब ने भी इसका जिक्र किया कि हम एक दिन नाला साफ कर लेते हैं, लेकिन अगले 2 दिन बाद पता चलता है कि फिर वहां पे जो है वो सारा कचरा आ जाता है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जो नाले की सफाई हुई थी या नहीं हुई थी। इस साल पहली मरतबा सिंध हुकूमत ने इन नालों की सफाई का काम खुद किया। ये पहले हमने कभी नहीं किया, ये इख्तियार जो है वो KMC का या DMC का होता है। अच्छा, उन नालों में जो काम हम कर रहे थे, उसमें जो ये स्वीप एक प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक के ताबून से जो हम कर रहे हैं, उसमें नालों की सफाई का काम भी शामिल है। लेकिन इन बड़े नालों की जो कनेक्टिविटी है छोटे नालों के साथ, उसको भी रिस्टोर करना है, प्रॉपर तरीके से दोबारा बहाल करना है। और उसके साथ साथ जो सॉलिड वेस्ट का जो एक बहुत बड़ा मसला है कराची का, वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो ये तमाम चीजें मिली हुई है, इसलिए कि मेयर साहब को भी आपने अक्सर सुना होगा, वो ये कहते हैं कि जी नालों की सफाई सिर्फ हल नहीं है, असल इशू ये है कि नालों के अंदर जो सॉलिड वेस्ट जो है वो रोजाना फेंका जाता है, वो बहुत बड़ा इशू है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए ये स्वीप का प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए जो हमारे पास उसको ट्रांसफर स्टेशन हैं, जो GTS जिसको कहते हैं, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन जो हैं, वो भी बननी है। कराची की 6 बननी है, 3 जो है वो स्वीप के प्रोजेक्ट में है, और 3 प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने पैसों से है वो बनाएगी। तो ये भी उसके अंदर शामिल है, ताकि गार्बेज का जो फेंकना है लोगों का नालों के अंदर, उसको हम रोक सकें। तो ये परमानेंट सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं, और ये काम इस वक्त चल रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि काम चल रहे हैं और ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ग्रेटर कराची सीवरेज प्लान S2 2007 फॉर्म PC1, ये मेरे सामने पड़ा है। ग्रेटर कराची सीवरेज डेवलपमेंट प्लान, तब से लेके अब तक मुतअद्दिद प्लान बने, मिलियंस ऑफ रुपीस की PSDP एलोकेशंस भी होती रही, ये किधर जाती रही है माजी में सईद गनी साहब? देखें, ये जो S3 का प्रोजेक्ट है, ये इनिशियली जो कराची के अंदर 3 ट्रीटमेंट प्लांट थे, जिनकी जो कैपेसिटी थी वो तकरीबन 50 MGD पर डे हुआ करती थी। अच्छा, ये मिला के 150 बन जाते हैं। तो S3 जो आया था वो इसलिए आया था कि इनकी कैपेसिटी को बढ़ा के तकरीबन 300 MGD कर दिया जाए, 150 से बढ़ा के 300 MGD कर दिया जाए। इस दौरान में जो ट्रीटमेंट प्लांट नंबर 2 है, TP2, जो मेरे इत्तेफाक से मेरे UC के अंदर शामिल है, जहाँ से मैं उस वक्त नाजिम था, वहाँ पर MQM ने जो है इंक्रोचमेंट्स करवाई, और वो पूरी ज़मीन जो है वो मुख्तलिफ लोगों को अलॉट कर दी गई। तो इसके बाद ये जो जो TP2 था, ये तो फारिग हो गया। तो जो S3 का जो पूरा स्कोप था वो चेंज हुआ, और इसको 300 MGD से बढ़ाकर 480 MGD कर दिया गया, और इसके अंदर S4 का प्रोजेक्ट शामिल कर दिया गया। तो इसकी जो कॉस्ट थी इनिशियली, जो 150 MGD से बढ़ा के 300 तक होनी थी, वो 8 अरब थी। लेकिन जाहिर है कि जब पूरा स्कोप इसका चेंज हो गया और पूरी डिजाइनिंग इसकी चेंज हो गई, तो इसकी कॉस्ट बढ़कर 36 बिलियन हो गई, और वो 300 MGD से 480 MGD तक चला गया, जिसपे ये अक्सर वफाकी हुकूमत कहती है जी 8 अरब का प्रोजेक्ट था, ये 36 अरब का हो गया। तो 36 अरब का वैसे नहीं हुआ है। एक तो 2007 की जो कॉस्ट थी, अब 2020 में अगर आप उसको मुकम्मल करने जा रहे होंगे, उसका कुछ हिस्सा मुकम्मल भी हुआ है, तो जाहिर है कि कॉस्ट एस्केलेशन होती है। उसके साथ साथ जब स्कोप उसका चेंज हो जाए, जब उसकी आप जो 300 MGD से बढ़ा के 480 MGD कर दें, फिर उसके बाद TP2 बिल्कुल आपका सफ़ा हस्ती से मिट जाए, और उसकी जगह एक नया ट्रीटमेंट प्लांट आप स्टेब्लिश करने चले जाएं, तो डेफिनेटली कॉस्ट उसकी इंक्रीज होती है। तो ये कॉस्ट इसलिए उसकी बढ़ी थी। काम उस पर चल रहा है, लेकिन बहरहाल उस पर काफ़ी लागत अभी होनी है। अच्छा मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कराची तशरीफ ला रहे हैं,
और सुना है गवर्नर साहब ने हमें कल बताया था कि काफ़ी बड़ा एक पैकेज अनाउंस करने लगे हैं कराची के लिए। जो सिंध हुकूमत की कोई रिक्वायरमेंट्स है इस हवाले से और गुजारिशात वफाकी हुकूमत के सामने रखी हैं आपने? देखिए, बड़ी खुशाइंद बात है अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब आ रहे हैं और कराची के लिए कोई प्रोजेक्ट पैकेज अनाउंस करना चाहते हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जिन हालात में सूबा सिंध के दौरे पर आ रहे हैं, कराची में इस वक्त तो बारिशों से जो तबाही हुई थी निस्बतन उससे हालात अब बेहतर हो गए, अल्लाह का शुक्र है बारिशें नहीं हुई, लेकिन सूबा सिंध के दीगर इलाके अभी भी बहुत मुतासिर है और वहाँ बारिशें हो रही हैं। तो अगर वज़ीर-ए-आज़म के पास टाइम हो तो उन्हें उन इलाकों का भी दौरा ज़रूर करना चाहिए। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पिछले 2 बरसों में कोई मुख्तलिफ 3 मरतबा शायद कमेटीज़ बनाई हैं अपने लोगों पर मुश्तमिल, और उन कमेटीज़ ने ही कुछ प्रपोजल्स भी दिए थे कि कराची की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कुछ होना चाहिए। 162 अरब रुपए का उन्होंने पैकेज भी बना के दिया था कि ये कराची के लिए अनाउंस करें आप, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ है। अभी जो एक कमेटी बनी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उन मीटिंग्स में हमने ये बिल्कुल तफसील से बताया कि सिंध हुकूमत के पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं कराची की डेवलपमेंट के लिए जो पाइपलाइन में हैं, जिसमें ये जो स्वीप का मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया, जिसमें KWSSIP का एक प्रोजेक्ट है जिसमें रिहेबिलिटेशन होनी है वाटर एंड सीवरेज के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की। उसके साथ एक क्लिक का प्रोजेक्ट है जिसमें लोकल गवर्नमेंट का जो हमारा निज़ाम है उसको बहुत बेहतर करने के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर हम काम कर रहे हैं। 2 हमारे पास एक येलो लाइन है, एक रेड लाइन है, ट्रांसपोर्ट के जो प्रोजेक्ट हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और मनसूबे भी हैं। तो हमने उन्हें सब बताया तफसील से कि ये काम तो हम कर रहे हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट अगर इन प्रोजेक्ट्स के अलावा कराची में या सूबा सिंध के दीगर इलाकों में कुछ काम करना चाहती है, मोस्ट वेलकम, आए करें, हमें ज़रूरत है इस बात की, और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो करें। हम देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब आकर क्या अनाउंस करते हैं, और हमें तो खुशी होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐलान नहीं होना चाहिए, अमली तौर पर पैसे आने भी चाहिए और खर्च होने चाहिए। राइट, सूबाई वजीर सईद गनी साहब वॉच प्रोग्राम के सेगमेंट में शिरकत करने का। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो माहौल में तब्दीली हुई और जो मौसम में तब्दीली कराची में हो रही है, इसकी एक बुनियादी वजह जो हमने कल भी गवर्नर साहब से जब बात की, उन्होंने कहा कि पानी बैक मार रहा है। अब वो पानी बैक किस वजह से मार रहा है, इंसानी लालच का जो हमने कल भी सवाल उठाया था, वो क्या किरदार है, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ वज़ीर आज़म के मामले खसूसी क्लाइमेट चेंज मलिक अमीन असलम साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया मलिक अमीन असलम साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। जो हमने इस वक्त बारिशें देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हैं, ज़्यादा बारिशें हो गई हैं इस दफ़ा, और कराची की जो सूरत हाल बनी है इसमें कोई हमारी अपनी कोताहियाँ भी हैं, और जो नेचुरल स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज थे उस पर हमने इंक्रोचमेंट्स करके या बिल्डिंग्स बना के कंस्ट्रक्शन करके नेचुरल स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के रास्ते हमने बंद कर दिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि ये जो कराची में अब हो रहा है इसको क्लाइमेट टर्म्स में एक फ्रीक इवेंट कहते हैं, और पाकिस्तान में हमने जो डाटा इकट्ठा किया उसके मुताबिक ये जो फ्रीक इवेंट्स हैं ये पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। और जबकि आज से 2 दहाइयाँ पहले ये तकरीबन 3 या 4 होते थे साल में पूरे, अब ये तकरीबन 18 से 20 हो रहे हैं पिछली दिहाई के मुताबिक, और इसका मतलब है कि 3 गुना इनमें इंक्रीज़ आया है। अब कराची में जो स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ है ये भी एक फ्रीक इवेंट इसलिए है कि जो मानसून्स हैं उनकी भी हम देख रहे हैं कि एक शिफ्ट आ रहा है, स्पेशली भी और टेम्पोरली भी, यानी कि जब जिस टाइम पे बारिशें होती थी वो टाइम शिफ्ट हो गया है, और जब बारिशें नहीं होती थी अब बारिशें हो रही हैं। और दूसरा जियोग्राफिकली ये हुआ है कि 2 एरियाज़ में मानसून जा रहे हैं जहाँ पे पहले नहीं जाते थे। एक नॉर्दर्न एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, आज भी हमने नोट किया कि चित्राल में भी और स्वात के एरिया में जहाँ पर मानसून की रेंज गई हैं जो पहले नहीं गई कभी। और दूसरा जो कराची के साथ स्पेसिफिकली हो रहा है वो ये है कि मानसून रेंज यूजुअली बे ऑफ बंगाल के ऊपर से ट्रैवल करके कराची को हिट करते थे, यानी कि उनकी जो इंटेंसिटी थी वो कम हो गई होती थी जब तक कराची पहुंचते थे। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें वो मानसून का जो वेदर पैटर्न है वो डेवलप हुआ है और समुंदर से सीधा वो कराची पे लैंड किया है, और इसको हमने स्टडी भी किया, और इसकी वजह से ये एक डिल्यूज जो है वो या क्लाउड बर्स्ट कह लें उस किस्म की चीज़ हुई है कराची में। लेकिन जो ज़्यादा इसमें तशवीशनाक बात है वो ये है कि पाकिस्तान में इस तरह की इवेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो बिल्कुल अर्बन फ्लडिंग जो है वो एक नया फिनोमेना हम देख रहे हैं कराची में जिस तरह से हो रही है। इसमें हमने खुद क्या कंट्रीब्यूट किया है
कि अर्बन फ्लडिंग का जो फिनोमेना है वो ज़्यादा होता जा रहा है? मौसम में तो क्लाइमेटिक चेंजेस तो आती जा रही हैं इस हवाले से। देखिए, इसमें हमने जो खुद कंट्रीब्यूट किया वो ये कि कराची का एक अपना एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम था। वो इसके मैंग्रोव्स थे और वो वेटलैंड्स थे जिनके अंदर कराची के जो नाले हैं ड्रेनेज के वो जाके गिरते थे। बोर्ड बेसन एक बहुत बड़ा वेटलैंड है और फिर उसके बाद वो समुंदर से इसको मिलाते थे। उनका फंक्शन ये होता है कि वो मैंग्रोव्स ना सिर्फ समुंदर की सर्च को रोकते हैं, यानी कि समुंदर जब ज़मीन की तरफ आ रहा था तो उसके आगे डिफेंस होती है, बल्कि जब आप ड्रेन या दरिया समुंदर के अंदर जा रहा होता है तो वो इसको फिल्टर करके पानी को समुंदर में भेजते हैं। तो उसका डबल एक फंक्शन होता है। अब हमने क्या किया कि वो जो हमारे एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम था कराची का, एक तो हमने उसके अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, उसके अंदर लैंड रिक्लेम करके हमने प्लाजे बनाने शुरू कर दिए और वो उससे जो एक आपका अल्लाह ताला की तरफ से एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाया गया था उसको हमने ख़राब कर दिया है। दूसरा, हमने जो अपने जो मैनमेड हमारे नेचुरल ड्रेन्स थे स्टॉर्म वाटर के, उनके अंदर भी हमने लोगों को बिठा दिया, वहाँ पर भी प्लाजे बन गए, कवर कर लिया हमने कहीं पे उनको, और फिर सीवरेज का ड्रेन भी हमने उसी के अंदर फेंक दिया। तो ये एक मल्टीपल पॉइंट प्रॉब्लम बना हुआ है और इस सब को डील करने की जरूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की और आपकी स्पेशलिटी भी है जो आपने बुनियादी मसला इसमें बताया कि जो नेचुरल हमारे आउटलेट थे, जो समुंदर में पानी जा रहा था, वहां तो हमने सारी कंस्ट्रक्शंस कर दी। अब जितने भी इस हवाले से सोल्यूशन निकाले जा रहे हैं, क्या वो इस फंडामेंटल प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं कि बोर्ड बेसन आपने आइडेंटिफाई किया, डीएचए की आपने कहा जगह रिक्लेम की, हमने समुंदर से कुछ, और तो ये वाले इश्यूज लॉन्ग टर्म में हम किस तरह से एड्रेस करेंगे, नेचर को रिस्टोर किस तरह से करेंगे, वो बैलेंस, और जब भी आप नेचर के साथ फिडल करेंगे उसमें नेचर फिर बैक तो मारेगा पानी। जी बिल्कुल, नेचर बैक मारता है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और मैंने आज कैबिनेट में भी ये ब्रीफिंग दी है कि हमें जो हम ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो पेश कर रहे हैं कराची का, इट हैज़ टू बी क्लाइमेट कंपैटिबल, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा फिनोमेना है जो कि अब जा नहीं रहा कहीं पे। हमने इसके साथ डील करना है, इसको कोशिश करना है कि इसमें से अपॉर्चुनिटीज़ निकालें, लेकिन उसका जो प्राइमरी टूल है हमारे पास वो ये कि हमने जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है उसको रिवाइव करना है हमने, और ये इंक्रोचमेंट्स को हटाना पड़ेगा अगर हमने कराची को बचाना है, वरना अगर हम ये तो रिक्लेम करके जमीनें, बिल्कुल मलिक अमीन असलम साहब, तो जो हमने समुंदर से रिक्लेम किया है, समुंदर को वो वापस दे दें तो ये मसला हल हो जाएगा। दैट कैन बी अ फर्स्ट स्टेप, उसके अंदर खाली समुंदर को वापस देने से नहीं होगा, क्योंकि जब हमने वो रिक्लेम किया तो वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट हुआ करते थे जो कि कराची का डिफेंस थे, दे आर कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ द कोस्ट, उनको तो हमने तबाह कर दिया। वो ओवरनाइट तो नहीं बन सकते कि आप और बीइंग अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आप माशाल्लाह इंटरनेशनली भी आपकी एक्सपर्टीज को रिकग्नाइज किया जाता है। जो आप ये चीज़ें बता रहे हैं, मैं 2 दिन से जितने भी सोल्यूशन देख रहा हूँ, आपने कहा कैबिनेट में भी आपने ये बताया, तो ये वाले सोल्यूशन जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो कागज़ पे जितने मर्जी PC1 बनते जाएं, जो मर्जी करते रहे, इस अब अर्बन फ्लडिंग का जो फिनोमेना डेवलप हो गया कराची में, उससे जान नहीं